Good morning to all students. So in the last video we discussed the physical properties of the p block elements. Clear? Now here is the next topic, that is about their chemical properties. Clear? So chemical properties जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं और वो जो कंपाउंड बनाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें या हम फॉस्फोरस की बात करें या हम आर्सेन की बात करें, तो अगर वो हाइड्राइड्स बना रहे हैं मीन्स वो हाइड्राइड बनाते हैं NH3, PH3, ASH3, ऐसे ही हमारे पास SBH3, BiH3. क्लियर? तो ये जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं इनका नेचर कैसा है, ऐसे ये हेलाइड्स की फॉर्मेशन भी करते हैं. यहाँ पे हम सभी इनके हेलाइड्स, हाइड्राइड्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी नेचर, ये सारा डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनके हाइड्राइड्स मीन्स नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्राइड्स. तो मीनिंग ऑफ हाइड्राइड क्या है? व्हाट इज द हाइड्राइड? दैट इज द कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट एंड विद द हाइड्रोजन एलिमेंट. क्लियर? हाइड्रोजन के साथ जो जब कंपाउंड बनाते हैं विद हाइड्रोजन तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल भी बोलूं कि H2O, तो ऑक्सीजन किसके साथ कंपाउंड बना रहा है? क्लियर? हाइड्रोजन के साथ. तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है? हाइड्राइड है. क्लियर? मतलब यहाँ पे अगर हम इसको बोलेंगे कि ऑक्सीजन की हाइड्राइड फॉर्म लिखो तो वो H2O है, वो वाटर के साथ वाटर बन जाता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके. क्लियर? तो सिमिलरली हमारे पास ऐसे ही अमोनिया है, PH3 है, ASH3 है, SBH3 है, BiH3 है. ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ऑल दीज आर द हाइड्राइड्स. क्लियर? सो हाइड्राइड क्या है? हमारे पास एलिमेंट है कोई और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज नोन एज द हाइड्राइड. सिमिलरली हेलाइड्स क्या होगा फिर? क्लियर? अब वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे हेलाइड्स. अब हेलाइड वर्ड कहां से आया? हैलोजन. क्लियर? ये आया हमारे पास हैलोजन से. हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनेगा देन हम बोलेंगे उसको कि वो क्या बना रहा है? हैलाइड्स बना रहा है. क्लियर? तो हमें इसको मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही बताऊंगी जैसे आपको पेपर में आते हैं. फर्स्ट जैसे हमारे पास इसमें आ सकता है आपको क्वेश्चन कि हमारे पास अमोनिया है, फॉस्फोरस हैलाइड है, आर्सेनिक हैलाइड है. इन सब में से जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया का ज्यादा होता है. क्लियर? बाकी का बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता रहता है और एंड में जाके बिस्मथ का सबसे ज्यादा कम होता है. यहाँ पे मैंने लिखा है इसका 107 नियर अबाउट, इसका 93.6, 91, 91.3, ये 91.8, 91.3 एंड 90. मीन जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस कर रहा है. सो वाई देयर इज अ रिडक्शन इन द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों कर रहा है? इसका क्या रीजन है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पे अमोनिया जो है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन. बिकॉज नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? स्मॉल है. इसका साइज हमारे पास बहुत ही ज्यादा छोटा है, स्मॉल साइज. क्लियर? एंड हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हमें पता है इसकी 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की. क्लियर? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग दीज. वैसे नहीं हम कह सकते कि सबसे हाई है, लेकिन इस मेंबर्स में से सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो ड्यू टू दिस रीजन इसके अराउंड, नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है. सो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी रिपल्शन होंगी स्ट्रांग. ठीक है? रिपल्शन का मतलब और अट्रैक्शन का मतलब आप लोग समझते हो. रिपल्शन का मतलब है कोई चीज दूर जा रही है. क्लियर? और अट्रैक्शन कोई चीज पास आ रही है. तो रिपल्शन जो अगर स्ट्रांग होगी तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. जैसे ही हम टॉप टू बॉटम में जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी उतनी रिपल्शन कम होगी. जितनी रिपल्शन कम होगी उतना वो क्या होगा? ऐसे करके वो पास आने की कोशिश करेगा. तो उसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा. क्लियर? इसको आप ऐसे देख लीजिए सिंपल. लेट सपोज ये है आपके पास, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा. तो इन तीन चार केसेस में अब क्या हो रहा है कि ये रिपल्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? जितनी ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल. तो बॉन्ड एंगल क्यों रिड्यूस हुआ? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ जो है वो कम इसलिए हो रही है बिकॉज ओनली द रीजन दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द साइज. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक स्ट्रेंथ. मीन्स ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? अमोनिया की. हम हाइड्राइड्स की ही कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे आज कि अमोनिया ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा या बिस्मथ हाइड्राइड जो है वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा. क्लियर. वी नो दैट नाइट्रोजन अगेन हैविंग स्मॉल साइज, हैविंग हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ड्यू टू दिस रीजन इट शोज द मोर बेसिक स्ट्रेंथ बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. ठीक है. तो जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके पास, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ देन द अदर हाइड्राइड. सो सिंपली ट्रेंड इसका क्या बन जाएगा? एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज. ड्यू टू दिस रीजन बेसिक स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीजेज. सो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? अमोनिया की. क्लियर. क्वेश्चन आपको आ सकता है डिस्कस करो अमोनिया और फॉस्फीन के बीच. आपको आ सकता है कि फॉस्फीन के बीच और आर्सेनिक हाइड्राइड के बीच में बताओ या फर्स्ट टू लास्ट के बीच में बताओ. इस तरह से आपको जो वो ट्रेंड बना के क्वेश्चन जो है वो आ सकता है. क्लियर. थर्ड वन इज द थर्मल स्टेबिलिटी. क्लियर. अब थर्मल स्टेबिलिटी का अगर मीनिंग क्लियर करना है, पहले +1 में भी मैंने आपको बताया था कि थर्मल जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से. क्लियर. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको हम डिस्कस करें तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इसकी स्टेबिलिटी किसी टेम्परेचर पे कितनी है. क्लियर. जैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि आपने कोई भी दो लिक्विड ले लिए, ठीक है, ए एंड बी. ए जो है उसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और बी में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो वीक है. क्लियर. तो अगर हमने इन दोनों को 25 से लेके टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, 25 लिया, 30 लिया, 35 लिया, लेट अस सपोज कि 25 पे इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स इसमें बॉइलिंग पॉइंट इनका नहीं आया. 30 पे आना शुरू हो गया, 35 पे आ रहा है. क्लियर. फिर ऐसी 40 पे जाके जो है वो ये बिल्कुल आगे वाला एक जो इनमें से है उसका अभी भी नहीं आया, ए वाले का. क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है हम पहले ही मुझे पता है कि वो क्या है? स्ट्रांग है. तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना शार्प आएगा. क्लियर. तो इसका मतलब क्या है कि 20, 30, 35 तक ये जो है वो क्या है? स्टेबल है. मतलब यहाँ इतने टेम्परेचर को ये सहन कर रहे हैं, ये स्टेबल है यहाँ तक. क्लियर. तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड किसके पे करेगी? इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी. क्लियर. जितनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होएगी उसका मीन्स क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का सिंपल लैंग्वेज में इसको हम डिस्कस करें अगर, तो दैट मीन कि कितने टेम्परेचर के ऊपर जाके जो है वो अनस्टेबल होना शुरू होगा. हो सकता है कि 100 डिग्री के 200 के बाद जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हुआ. हो सकता है 199 तक वो स्टेबल ही है. क्लियर. तो 199 तक उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के. इनवर्सली मीन्स कि अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी. बॉन्ड लेंथ कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. क्लियर. अब बॉन्ड लेंथ के साथ ये कैसे रिलेट है? देखो बॉन्ड लेंथ क्या है हमारे पास? मीन्स एक ये है, एक ये है आपके पास, एक ये है और एक ये है. अब इन चीजों के ऊपर इनवर्सली डिपेंड कैसे किया वो कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मीन्स M बॉन्ड H क्यों? क्योंकि हम बात ही यहाँ पे हाइड्राइड्स की कर रहे हैं. क्लियर. तो अगर यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम इसलिए होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन ही वीक होगी. जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इसकी वीक होगी उतना ही ज्यादा इजीली ये अनस्टेबल हो जाएगा. जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ये क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा. क्लियर. सो यू कैन राइट इट इजीली कि अगर हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. इफ बॉन्ड लेंथ इज लेसर देन थर्मल स्टेबिलिटी विल बी हायर. क्लियर. सो अब बॉन्ड लेंथ किसकी कम है? बॉन्ड लेंथ कम होगी हमारे पास अमोनिया की. क्लियर. क्योंकि इसका साइज छोटा है तो अमोनिया की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है तो ये थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा शो करेगा. तो मोर थर्मली स्टेबल कौन होगा? अमोनिया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर. जब भी हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं तो हम ऑफनली जो है वो हाइड्रोजन को ही डिस्कस करते हैं. सो रिड्यूसिंग नेचर क्या है? द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स is expressed in terms of hydrogen giving tendency.
मीन्स कौन सा कंपाउंड इजिली ज्यादा हाइड्रोजन दे रहा है। एक आपके पास N बॉन्ड H होगा, एक आपके पास P बॉन्ड H होगा, ऐसे ही आपके पास Bi बॉन्ड H होगा। इन तीनों में से इजिली जो हाइड्रोजन देगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अमोनिया करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अमोनिया में जो है वो बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, इन दोनों की इंट्रैक्शन स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन को इजीली रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर ये हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो मीन्स इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू अदर मेंबर्स। आपको यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विच शोज द मोर रिड्यूसिंग करैक्टर अमोनिया एंड अदर हाइड्राइड्स। तो अमोनिया सबसे लेस रिड्यूस होएगा। वाई? ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी कम। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है और क्यों? वैसे तो हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हम नॉर्मली दो चीजों के उस पे देखते हैं उसको, एक तो साइज, मॉलिक्यूलर मास सिंपली हम कह सकते हैं, या फिर हम डिस्कस कर सकते हैं उनमें इंट्रैक्शन। क्लियर? तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हाइड्राइड्स में, मींस अमोनिया है, फॉस्फीन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो रेगुलर ट्रेंड तो इसका यही है कि जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा। लेकिन फिर भी जो अमोनिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू फॉस्फीन, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल कम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से ही यहाँ पे ऐसा हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रांग बॉन्डिंग, इसमें स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है अमोनिया में, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फॉस्फीन में ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन तो है बट दिस इज नॉट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसीलिए स्ट्रांग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होने की वजह से जो अमोनिया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प आता है, नियर अबाउट 238.5, और जो फॉस्फीन है उसका 185.5। क्लियर? बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो रेगुलर ट्रेंड ही फॉलो करते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। क्लियर? नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्राइड्स। मीन्स हाइड्राइड्स की जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि हाइड्राइड फॉर्म करता है। आज हमने हाइड्राइड फॉर्म करना सीखा, इसके बाद हमने हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। क्लियर? अब सिमिलरली हमारे पास इसकी एक ऐसी सेकंड प्रॉपर्टी है हैलाइड्स। मैंने आपको पहले भी बताया हैलाइड्स क्या है कि कंपाउंड बनाने, कंपाउंड विद हैलोजन्स, हैलोजन्स के साथ कंपाउंड बनाने हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? इनके साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, व्हेन द एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन विद द हैलोजन्स टू फॉर्म द ट्राइहैलाइड्स। क्लियर? ट्राइहैलाइड्स का मतलब क्या है, 3 हैलाइड्स होंगे हमारे पास। क्लियर? जैसे कि PCl3 हो गया, NCl3 हो गया, NBr3 हो गया, Ni3 हो गया। अब इसमें से बाकी सारे वाले जो हैलाइड्स हैं, जैसे PCl3 है हमारे पास, जो और अदर जो हैं आर्सेनिक है, एंटीमनी है, उनके जो हैलाइड्स हैं वो तो सारे स्टेबल हैं। लेकिन जो हमारे पास NCl3 है, NBr3 है, Ni3 है, ये स्टेबल नहीं है ज्यादा। क्यों? द अनस्टेबिलिटी इज ड्यू टू द weak bond of N bond Cl, N bond Br and N bond I। ये क्यों? Because of the large difference in their atomic sizes। क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है और ये जितने भी हैलोजन्स आगे आगे आएंगे इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन देयर एटॉमिक साइजेस। तो इसकी वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। फॉर्मेशन तो इसकी हो जाती है लेकिन ये अनस्टेबल है। सिमिलरली ट्राइहैलाइड्स की तरह ये पेंटाहैलाइड्स भी फॉर्म करते हैं। पेंटाहैलाइड्स क्या है, यहाँ पे 5 जो है वो हैलाइड्स आ जाएंगे। अब ये 5 हैलाइड्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, 3 कैसे फॉर्म की, क्योंकि हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्या है, जैसे नाइट्रोजन की 2p3 है, तो यहाँ पे 3 हैलोजन्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। क्लियर? 5 भी यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, जैसे ये फॉस्फोरस के केस में। कैसे? अगर हमारे पास ये 3p है, ये 3s है और ये 3p है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये है, और यहाँ पे ये 3d है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करवा कर यहाँ पे 5 जो है वो हैलोजन्स को अटैच करवा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पेंटाहैलाइड्स जो हैं वो PCl5 तो बना लेता है, मीन्स फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स बनाता है, बट नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड बनाता है, मीन्स PCl5
फॉर्म हो सकता है, NCl5 फॉर्म नहीं होता। तो इसका सिंपल हमारे पास आंसर क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन सिंपली ये है 2s 2p 1s। क्लियर। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है, तो जहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके जो है वो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स। थैंक यू।